नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, 38 सेंटीमीटर स्क्वायर या 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। 6 सेंटीमीटर वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बताइए? भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है। भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा कितना है? 6 है, तो 6 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर, राइट हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे, तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो गया, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, देखिए नीचे आपको बना भी दिए हैं, हम जो भी PDF लेते हैं उनको सब चीज़ बनाया हुआ मिलता है, जिससे कि आपको किसी तरह का बनाने में कोई समस्या नहीं रहे, ठीक ना। चलिए अगला है, एक आयताकार कमरे का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है। यदि चौड़ाई 6 मीटर है तो आयत की लंबाई ज्ञात करें, ठीक है। देखिए आयताकार कमरा है, तो आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है? 48, और चौड़ाई 6 मीटर है, तो लंबाई ज्ञात करें। लंबाई L हो गया, यही ना सूत्र हो गया। अब बताइए L बराबर क्या होगा? तो L बराबर आपका हो जाएगा 48, L के साथ जो गुना में है 6 वो भाग में आएगा हमेशा, तो 48/6, 6×8 = 48, यानी 8 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। तो 8 मीटर यहाँ पर दिया है, दोनों में मीटर है, ठीक है, मीटर, तो 8 मीटर हो जाएगा। 8 मीटर किसमें? A में है, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, ठीक है। देखिए बाकी नीचे बनाया हुआ है। एक आयताकार कमरे का क्षेत्रफल, एक आयताकार कमरे का क्षेत्रफल देखिए 54 मीटर स्क्वायर है। यदि आयत की लंबाई 9 मीटर है तो आयत का चौड़ाई ज्ञात करें, ठीक है। तो कैसे बनेगा? 7 आंसर होगा, 8 होगा, 9 होगा या 6 होगा, क्या होगा आपको बतलाना है। देखिए ठीक है, एक आयताकार कमरा है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख रहे हैं आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? आयताकार कमरा का क्षेत्रफल 54 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल होता कितना है? लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 54 मीटर स्क्वायर आपको दे दिया। अब इसमें देखिए क्या दे दिया? कमरे का क्षेत्रफल तो दिया हुआ था, क्षेत्रफल हम यहाँ पर रख दिए। अब लंबाई 9 मीटर है, लंबाई ई दिया हुआ है, तो लंबाई 9 हो जाएगा, तो 9 गुने B बराबर कितना हो गया? 54 मीटर स्क्वायर, या 9m गुने B बराबर 54 मीटर स्क्वायर। अब B निकालना है, तो B निकालना है, तो B के साथ जो गुना में है वो दूसरे तरफ किस में जाएगा? भाग में जाएगा, तो आपका हो जाएगा 54 मीटर स्क्वायर, और बट्टे इधर नीचे क्या हो जाएगा? 9m, ठीक है। 9 छक कितना हो गया? 54, और m से m कट गया तो 6m हो गया, यही हो गया आंसर, ठीक है। यही हो गया आंसर, क्लियर। तो 6m किस में है? D में है, तो D इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, एक 22 मीटर गुने 18 मीटर के आयताकार भूखंड में 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मिट्टी भरने की लागत ज्ञात करें, ठीक है। एक आयताकार भूखंड मतलब ज़मीन है, ये 22 मीटर गुने 18 मीटर लिखने मतलब ये लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है। इसमें भूखंड है 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर। देखिए वर्ग मीटर मतलब क्षेत्रफल, वर्ग मीटर मतलब क्षेत्रफल, यानी 1 मीटर क्षेत्रफल को भरने का खर्च कितना है? 30 रुपये। तो मिट्टी भरने की लागत ज्ञात करें, ठीक है। क्या आंसर होगा इसका आपको बताना है। रुपये 1180, 11,880, 12,880, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? भूखंड कितना बड़ा है उसका क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर दे रहा है, मतलब 1 वर्ग मीटर का खर्च 30 रुपये दे रहा है। तो ज़मीन कितना वर्ग मीटर है उसको हम निकालेंगे कैसे? तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ज़मीन का क्षेत्रफल आप कर लीजिएगा
22 मीटर गुने 18 मीटर, ठीक है, जो भी आएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, तो ये मीटर स्क्वायर में आएगा, तो 1 वर्ग मीटर का खर्च 30 रुपये है, इसलिए इतना वर्ग मीटर का खर्च हम कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए नीचे बना हुआ है, इसी को आप देख लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल आप निकाल लीजिएगा, 22 मीटर गुने 18 मीटर, तो 396 वर्ग मीटर आया, ठीक है। अब देखिए 1 वर्ग मीटर मिट्टी भरने का लागत कितना बोल रहा है, 30 रुपये। तो आपका ज़मीन है 396 वर्ग मीटर, तो 396 वर्ग मीटर भरने का लागत कितना होगा, तो 396 गुने 30 कर दीजिएगा, ठीक है। जब 396 30 से गुना कीजिएगा तो 11,880 रुपये आएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 11,880 किस में था आपका, बी में था, ठीक है। किस में था, बी में था, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसी तरह के आपके छोटे छोटे प्रश्न रहेंगे, समझदारी की प्रश्न रहेगी। अगर जो तैयारी कर रहे होंगे स्टूडेंट वो तो बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं, 120 130 पार कर सकते हैं। लेकिन जो कमज़ोर स्टूडेंट भी अगर 1 महीना भी ढंग से वो कर लें तो यहाँ से उनका जो है पासिंग मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। पास आप जरूर कर जाइएगा, ठीक। तो जिनको अभी तक नहीं मिला है, देखिए बहुत सारे चैनल आपको यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। और क्या पढ़ना नहीं पढ़ना है कोई गारंटी नहीं है, बहुत का अलग अलग तरह से चल रहा है। लेकिन आप समझिएगा कि आपको जो सिलेबस है वो लिख दिया है कि 1 से 5 के लिए 1 से 5 स्तर का सिलेबस होगा, लेकिन अधिकतम कठिनाई इंटर होगा। और सिलेबस में टॉपिक डाल दिया है, तो टॉपिक जितना मिल रहा है 1 से 5 वाले को 1 से 5 तक का है, ठीक है। 6 से 8 वाले को 6 से 8 तक से ही सिलेबस बनाया है। तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, कर लीजिएगा, है ना। थोड़ा डिफिकल्ट चीज़ को ऊपर तक बना लेना है। तो ये क्लास 6 का हम लोग बना लिए, ये 5 में भी आपको देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है कि 5 में नहीं है, सब जगह है। लेकिन थोड़ा सा हार्ड स्तर को भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो आप सभी को जरूर यहाँ से बना के जाइएगा, ठीक। चलिए अगला है 10 मीटर गुने 30 मीटर एक आयताकार गड्ढा को 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मिट्टी भरने का लागत ज्ञात करें, ठीक है। वही चीज़ है, 10 मीटर गुने 30 मीटर एक आयताकार गड्ढा है, अब 15 रुपये प्रति वर्ग गड्ढा है, ठीक है। गड्ढा है, 15 वर्ग मीटर की दर से मिट्टी भरने की लागत बताइए। एक गड्ढा में मिट्टी भरना है और लागत बता रहा है 1 वर्ग मीटर का खर्च 15 रुपये, ठीक है। तो इसका कितना होगा, तो अभी हम लोगों ने जस्ट किया था। सबसे पहले गड्ढा का क्षेत्रफल निकालेंगे, जो हमारा गड्ढा है वो कितना एरिया में है। तो गड्ढा का क्षेत्रफल यहाँ से निकलेगा, ठीक है, क्योंकि आयताकार है गड्ढा। तो क्षेत्रफल 10 गुने 30 करेंगे तो 300 और मीटर स्क्वायर आ गया, यानी गड्ढा 300 मीटर स्क्वायर में है। अब हमको 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना है, 15 रुपये। तो 300 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना आएगा बताइए, तो 300 मीटर स्क्वायर गुने 15, ठीक है। तो 15 तिया कितना हो गया, 45 और 2 को 0, तब 4500 रुपये हो जाएगा, ठीक है। खर्च कितना आ जा रहा है, 4500 रुपये। 4500 किस में है, बी में है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बाकी देखिए यहाँ पे आपको बना दिए हैं हम, जिससे आपको किसी तरह की समझने में परेशानी नहीं है। आयताकार गड्ढा का क्षेत्रफल निकल गया, 1 मीटर गड्ढा का खर्चा ले रहा है 15 रुपये, 300 मीटर स्क्वायर गड्ढा है तो 4500 रुपया यहाँ पर उसको देना पड़ेगा, आपको खर्च पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक टाइल्स की माप 2 मीटर गुने 1 मीटर के रूप में है, ठीक है। 10 मीटर गुने 12 मीटर कमरे को पूर्ण रूप से ढकने के लिए कितने टाइल्स की आवश्यकता होगी। प्रश्न बहुत ही MBBI है, ये संख्या बार बार पूछा है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, देखिए आपको कमरा इतना बड़ा है मान लीजिए, ठीक है, इतना बड़ा है। तो कमरा इतना बड़ा है यानी 10, ये 12 और 10 का कमरा है, ठीक। इसमें एक टाइल्स यदि हम लगा रहे हैं 2 मीटर, यानी एक टाइल्स मान लीजिए इतना में आ रहा है, इतना रूम के इतना में आ रहा है। तो कितना टाइल्स लगेगा, तो आपको क्या करना अभी बताए थे कि सबसे पहले जो बड़ा वाला भाग रहेगा उसका क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। जो बड़ा ज़मीन हो, जो बड़ा रूम हो, जो बड़ा कमरा हो, उसको निकाल लीजिएगा। तो बड़ा कमरा का क्षेत्रफल सबसे पहले निकालेंगे हम लोग। तो बड़ा कमरा कितना है हमारे पास, 10-12 का है, तो लंबाई गुने चौड़ाई हो गया बड़ा कमरा का क्षेत्रफल। और टाइल्स का माप हमको कितना दिया है, 2 मीटर गुने 1 मीटर, यानी एगो टाइल्स जो आ रहा है वो 2 मीटर और 1 मीटर का हो रहा है। तो बट्टे हम क्या बोले थे, छोटका वाला को गुना कर लीजिएगा, 2 मीटर गुने 1 मीटर, ठीक। अब देखिएगा यहाँ पर काटिएगा तो मीटर मीटर तो कैंसिल हो गया ना आपका। अब 2 से काटिएगा तो 2 छक 12 हो गया, ठीक। 10 छक कितना हो गया, 60, यानी कई को टाइल्स लगेगा आपको, 60 को टाइल्स लगेगा। 60 टाइल्स किस में है, बी में है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को, किसी को कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखिए बना हुआ है, कभी भी संख्या निकालने हैं तो बड़का का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, फिर टाइल्स का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, और उसमें टाइल्स की संख्या तो कमरा का क्षेत्रफल बटे टाइल्स का क्षेत्रफल से भाग दे दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए आप सभी से भी बन रहा है, सभी कोई पेन कॉपी लेकर बैठे होंगे, सभी को बनाते चल रहे होंगे, सभी को बनाते चलिएगा, ठीक है, और बताते चलिएगा कि कितना आपका सही हो रहा है। एक भी टॉपिक आपको देखिए हम इसमें से छोड़ेंगे नहीं, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी को सब टॉपिक बना के देंगे। अभी एग्जाम में विलम्ब है, फॉर्म भरने से पहले आपको सारा टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है।
और जो शिक्षक अभी तक नहीं जुड़े हैं आप ज़रूर जुड़वा देंगे, जितना हो सके अच्छे रिजल्ट हो इसके लिए हम लगातार तत्पर में हैं आप सभी के लिए। तो आप सभी अवश्य जुड़िएगा। एग्ज़ाम देखिए, आप एग्ज़ाम जाने से पहले तक यहाँ से ज़रूर PDF पढ़ के ही जाइएगा, क्योंकि यहाँ गागर में सागर बनने वाली चीज़ है। कम पढ़िएगा अधिक आपका रहेगा, क्योंकि किताब का बना हुआ है, बाहर का प्रश्न नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको हम प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, अब प्रैक्टिस सेशन भी शुरू होगा कुछ दिन में, तो आप सभी जुड़ जाइए ना। चलिए देखिए, अगला प्रश्न है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 49 मीटर स्क्वायर है, उस वर्ग की भुजा का मान ज्ञात करें। 6 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर, 9 मीटर, क्या आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है बताइए, 49 मीटर स्क्वायर। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 49 मीटर स्क्वायर। ठीक है, भुजा कितना हो गया, देखिए ए कितना हो गया, तो ए बराबर हो जाएगा, अब भुजा निकालना है तो भुजा के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर जब भी हटाइएगा बाएं से तो जब दाहिने जाएगा तो किस में बढ़ जाएगा, दाहिने जाएगा तो वो रूट लग जाता है, याद रखिएगा। तो ए बराबर कितना होगा, 49 मीटर स्क्वायर है, उसके ऊपर रूट बैठ जाएगा। क्यों बैठा है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर था, ये स्क्वायर अब हट रहा है, स्क्वायर जब भी हटेगा तो इधर रूट बैठेगा। अब इसका वर्गमूल निकाल दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा, वर्गमूल निकाल दीजिएगा। तो वर्गमूल देखिए, आप लोग को एग्जाम देना है तो कम से कम इतना तो याद आपको होना चाहिए। ठीक है, 49 का क्या होता है बताइए, 49 का वर्गमूल, तो 49 को आप तोड़िएगा तो 7 गुने 7, और मीटर स्क्वायर को तोड़िएगा तो मीटर गुने मीटर। ठीक है, वर्गमूल में क्या होता है, ये 2 के लिए एगो बाहर निकलता है, देखो 7 बाहर निकल गया, ये 2 एम के लिए एगो एम बाहर निकला तो 7 मीटर हो गया। ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, 7 मीटर। ठीक है, 7 मीटर किस में है, 7 मीटर आपका बी में है, तो राइट आंसर बी हो गया। बहुत ईजी प्रश्न रहेंगे, आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए एक प्रश्न हम आपको दे देते हैं, यहाँ पे है कि वर्ग का क्षेत्रफल 64 मीटर स्क्वायर है, वर्ग का क्षेत्रफल 64 मीटर स्क्वायर है, तो उसकी भुजा का मान क्या होगा, आप सभी बना करके हमको कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, क्या होगा, ये आपको कमेंट करके हमको बतलाना है। क्लियर। और एक प्रश्न इसमें यही रहेगा आपका कि एक वर्ग का भुजा जो है, एक वर्ग का भुजा 15 मीटर है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको बतलाना है। 2 प्रश्न आपको हम दे रहे हैं। ठीक है, सभी को बना करके जितना भी होंगे बाद में हमको कमेंट करके उसको बना करके भेज दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ये हो गया। अब नेक्स्ट प्रश्न है, एक कमरा वर्ग के आकार का 10 गुने 10 मीटर माप का है, इसमें 2 मीटर गुने 1 मीटर साइज का टाइल्स लगवाना है, कुल कितने टाइल्स लगेंगे। ठीक है, तो 40 टाइल्स, 50 टाइल्स, 60 टाइल्स का आपको बताना है। देखिए इसका प्रश्न बहुत बार आता है, हम आपको बताए थे। सबसे पहले कमरा, तो कमरा बड़ा है ना, उसमें टाइल्स छोटा छोटा लगेगा, तो सबसे पहले जो बड़ा वाला माप दिया हुआ रहेगा, देखिए यहाँ बड़ा माप से भी मतलब आप रखिएगा, बड़ा माप यहाँ 10-10 है और यहाँ पर 2 है, बड़ा कौन है ये, तो बड़ा वाला का क्षेत्रफल ऊपर होगा और छोटा वाला क्षेत्रफल का नीचे हो जाएगा, और भाग देने पर जो आएगा वही टाइल्स का संख्या हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टाइल्स की संख्या बराबर, ये कुल टाइल्स मतलब टाइल्स की संख्या पूछ रहा है, तो टाइल्स की संख्या बराबर हम क्या कर लेंगे, वर्ग के आकार का कमरा का क्षेत्रफल निकालेंगे। और कमरा का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो ये वर्ग का है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो कमरा का क्षेत्रफल माने भुजा 10 गुने 10 का है, तो 10 गुने 10 हो गया, भुजा का स्क्वायर यानी भुजा गुने भुजा। और नीचे जो है टाइल्स का क्षेत्रफल, तो टाइल्स आपका 2 मीटर गुने 1 मीटर का है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, 10 मीटर था, 10 का था। ठीक है, 10 का था, ये हमारा मीटर कैंसिल हो गया, 2 पचे 10 हो गया, तो ये आपका हो गया कितना, 2 पचे 10 हो गया, और यहाँ पर 10 बचा हुआ, तो 50 यानी 50 टाइल्स लगेगा। ठीक है, तो 50 टाइल्स हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर, 50 टाइल्स इसका हो जाएगा राइट आंसर, 50 बी में है, इसलिए इसका। वृत्त में कितनी सममिति रेखाएं होती है, एक वृत्त में कितनी सममिति रेखाएं होती है, 1, अनंत, 2 या 3। ठीक है, तो यह एक वृत्त है ना, यह एक वृत्त है। इस वृत्त में यहाँ से अगर सममिति रेखा खींचिएगा तो यहाँ से भी मोड़िएगा तो बराबर होगा, यहाँ से भी मोड़िएगा तो बराबर होगा, ऐसे भी मोड़िएगा तो बराबर होगा, ऐसे भी मोड़िएगा तो बराबर होगा, मतलब इसका कोई लिमिट नहीं है, तो ये अनंत होता है। ठीक है, एक वृत्त में अनंत होता है, या ओ अक्षर में कोई कहेगा तो इसमें भी क्या होता है, अनंत होता है। ठीक है, तो इसमें अनंत हो जाएगा, राइट आंसर इसका बी होगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे इस तरह से फिगर बना हुआ है, यह फिगर आपका देखिए बना हुआ है अनंत का, जिधर से भी मोड़िएगा आप एक गोला लेटर को तो आप सब तरह से कई बार बैठा सकते हैं उसको एक दूसरे के ऊपर, इसलिए 2-3 से ज़्यादा होता है तो उसको हम लोग अनंत कह देते हैं। ठीक है, एक सम पंचभुज में कितनी सममिति रेखाएं हो सकती है, एक सम पंचभुज में कितनी सममिति रेखाएं हो सकती है, 1, 2, 5 या 6। ठीक है,
सम पंचभुज है, मतलब 5 गो भुजा बराबर है, 5 गो भुजा बराबर है तो उसमें कै गो सममिति रेखा होगा, 5 गो सममिति रेखा हो जाएगा। राइट आंसर सी यानी 5 हो जाएगा। क्लियर। एक आयत में कितनी सममिति रेखा हो सकती है? आयत है, ठीक है, ये क्या है? आयत है, यहाँ पर आयत है, ठीक है। इसमें कै गो सममिति हो सकता है? तो एक इधर से बराबर पर, एक इधर से जब कीजिएगा तो ये वाला इस पे जाकर बढ़ जाएगा, और इधर से कीजिएगा तो ये वाला इस पे जाकर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एक आयत में कितनी सममिति रेखा हो सकती है? 2 हो सकती है। राइट आंसर इसका 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, जो प्रश्न आते हैं उसके लिए यहाँ पे हमने एक नोट्स बना दिया है, उसको आप सभी को देख लीजिएगा। ABCD अक्षरों को एक बार लिख के यहाँ पर याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि अगर सममिति से आता है तो ज़्यादा करके इसी अक्षर से आते हैं, ठीक है। और अगर फिगर पर आता है तो जो फिगर हम बता दिए वो आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा आप लोग का ना। क्लियर रहिएगा, क्योंकि किताब में यही चीज़ दिया हुआ और यहीं से ये प्रश्न आपका केवल रहता है ना। अब देखिए, तो अंग्रेजी के अक्षर हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं, और किस अक्षर में कै गो सममिति रेखा होता है उसको भी हम यहाँ पर बता दिए, उसको आप लोग भी लिख करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक लिखा हुआ है, खड़ा मतलब वर्टिकल और पड़ा मतलब हॉरिजॉन्टल। पड़ा मतलब इधर से और खड़ा मतलब इधर से, अगर इधर से मुड़ रहा है तब, ठीक है। जैसे ए में कै गो सममिति रेखा होगा? अंग्रेजी अक्षर ए में, तो ए देखिए हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं ना, तो इसमें कै गो सममिति रेखा हो जाएगा? तो इसमें ए गो हो जाएगा इधर से खड़ा, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है ए गो खड़ा। बी अक्षर है तो बी में कै गो सममिति रेखा हो जाएगा? तो देखिए बी हम लोग इस तरह से लिखते हैं बिना बी, तो इसमें ए गो होगा ऐसे, ये पड़ा, ठीक है। ये वाला किस पर आ जाएगा? इस पे आ जाएगा। तो देखिए एक लिखा हुआ है पड़ा, ठीक है। सी में कै गो होगा सममिति रेखा? देखिए सी में, तो ये सी दिया हुआ है तो सी में एक होगा। यहाँ से देखिए ये क्या हो गया? पड़ा। तो यहाँ लिखा हुआ है एक पड़ा, मतलब यहाँ पे अब क्लियर हो गया आपको कि अंग्रेजी का अक्षर ए में ए गो सममिति रेखा होगा, वो खड़े आप दिखा सकते हैं। अंग्रेजी का अक्षर बी में ए गो सममिति रेखा होगा और वह पड़ा ऐसे मुड़ेगा। अंग्रेजी का अक्षर सी में ए गो सममिति रेखा होगा और वो कैसा होगा? ऐसा पड़ा हुआ होगा। अंग्रेजी के अक्षर डी में ए गो सममिति रेखा होगा और ऐसे क्या होगा? ये पड़ा होगा। अंग्रेजी के अक्षर ई में कै गो सममिति रेखा होगा? ए गो होगा और ये यहाँ से मुड़ेगा, ठीक है। एफ का कोई सममिति रेखा नहीं होता है, शून्य होता है, ठीक है। अंग्रेजी के अक्षर एफ का कोई भी सममिति रेखा नहीं होता है, शून्य होता है, ठीक है। तो एफ तक आ गए, अब चलते हैं जी, ठीक है। जी से चलते हैं, तो जी का भी कोई सममिति रेखा नहीं है, शून्य है। एच में 2 सममिति रेखा है, एक खड़ा और एक पड़ा। एच देखिए इस तरह से होता है, तो इधर से भी एक बार होगा और इधर से भी एक बार होगा, ठीक है। आई में कै गो सममिति रेखा होगा? 2 गो होगा, एक खड़ा और एक पड़ा। जे में कै गो सममिति रेखा होगा? और शून्य होगा। के में कै गो सममिति रेखा होगा? एक होगा, वो होगा पड़ा, जिसे के ऐसे हम लोग लिखते हैं, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ से ये बराबर मुड़ता है, ठीक है। एल में कै गो सममिति रेखा होगा? कोई सममिति रेखा नहीं होगा, 0 है उसकी सममिति रेखा की संख्या, ठीक है। चलिए अब देखिए, अंग्रेजी के अक्षर एम, एम में कै गो सममिति रेखा होगा? एक होगा, खड़ा होगा। एन में कै गो सममिति रेखा होगा? एक भी नहीं होगा, 0 हो गया, ठीक है। ओ में क्या होगा? अनंत होगा, इन्फिनिटिव होगा। पी में कै गो सममिति रेखा होगा? 0 होगा। क्यू में कै गो सममिति रेखा होगा? 0 होगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे देखिए, आर में कै गो सममिति रेखा होगा? 0 होगा। एस में कै गो सममिति रेखा होगा? 0 होगा। टी में कै गो सममिति रेखा होगा? 1 होगा। यू में कै गो सममिति रेखा होगा? 1 होगा और वो खड़ा रूप से होगा, ठीक है। भी में कै गो सममिति रेखा होगा? 1 होगा और वो भी खड़ा होगा। डब्ल्यू मान ज्ञात करें, एक्स का मान ज्ञात करें, इस पे हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ये पंजाब टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा चर्चा करेंगे हम लोग इसको, क्या है। देखिए जब हम एक त्रिभुज बनाते हैं, याद रखिएगा, जब एक त्रिभुज बनाते हैं तो इसके अंदर जो भी कोण दिया हुआ है इसका नाम हम लोग देते हैं अंतःकोण। इसको हम लोग क्या कहते हैं? अंतःकोण। अंतःकोण का मतलब है कि त्रिभुज के अंदर बनने वाले कोण, त्रिभुज के अंदर बनने वाले कोण, ठीक है। लेकिन अगर त्रिभुज के बाहर जो कोण बनेगा, जैसे एक त्रिभुज हमने बनाया, यहाँ पे देखिए त्रिभुज है और ये यहाँ और यहाँ ये अंतःकोण है, लेकिन यहाँ जो बना है एक से लेके, तो ये जो है आपका कौन सा कोण है? वाह्य कोण है। ये कौन सा है? वाह्य कोण है, बाहर में बना है इसलिए वाह्य कोण इसको कहते हैं, ठीक है। तो अंतःकोण और वाह्य कोण आपको क्लियर हो गया। अब देखिए एक फार्मूला होता है, याद रखिएगा, एक फार्मूला होता है, वाह्य कोण किसके बराबर होता है? तो देखिए वाह्य कोण, याद रखिएगा, वाह्य कोण हमेशा जो है इसके अभिमुख, माने इसके सामने कौन पड़ेगा? तो सी पर है, तो सी के सामने बी और ए पड़ेगा, तो इन कोणों के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। वाह्य कोण क्या होता है? तो उसके अभिमुख जो अंतःकोण है उसके योगफल के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला है कि वाह्य कोण अभिमुख अंतःकोण के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। तो वाह्य कोण यहाँ सी पर बना है,
तो सी को छोड़ दीजिए, बाकी बच्चा ए और बी 2 को, तो इसके योगफल के बराबर होता है। यानी x बराबर, अब बताइए क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 100 डिग्री प्लस 45 डिग्री बराबर 145 डिग्री। यही राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, देखिए त्रिभुज के वाह्य कोण क्या है, यहाँ पे देखिए आपको अच्छी तरह से हमने नोट्स पीडीएफ बना दिया है कि आपको किसी का दिक्कत नहीं होके। नियम कहता है कि त्रिभुज में वाह्य कोण जो होते हैं अभिमुख अंतः कोण के योगफल के बराबर होते हैं। यानी वाह्य कोण और अभिमुख अंतः कोण में क्या संबंध है, इसको देख लीजिए। वाह्य कोण जो है अभिमुख अंतः कोण का योगफल होता है, इसलिए वाह्य कोण आपका x था और अंतः कोण में 45 डिग्री और 100 डिग्री दिया होता है, 145 डिग्री होगा। राइट आंसर यही हो जाएगा, अभिमुख कोण अंतः कोण के योगफल के बराबर होता है। तो वाह्य कोण और अंतः कोण इसको याद रखिएगा। अभिमुख याद रखिएगा, अभिमुख मतलब उसके जस्ट सामने। जैसे एक हम यहाँ पे फिगर आपको करके दिखा देते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि हमने इस तरह का फिगर बना दिया होता, अगर अभी आपके पास इस तरह का हम फिगर बना दिए होते, ध्यान से देखिएगा इस तरह का फिगर। ठीक है, यहाँ पे है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने वाई दे दिया होता और यहाँ पे दे दिया 30 डिग्री और यहाँ पे दे दिया 60 डिग्री। ठीक, तो क्या होगा बताइए, y का मान क्या होगा, तो y ये क्या है, y कोण है, बाहर का कोण है, तो बाहर का कोण C पर है, तो ये किसके बराबर होगा, तो इसके अभिमुख, अभिमुख मतलब सामने, तो यहाँ से सामने को ये पड़ेगा और यहाँ से सामने इसको ये पड़ेगा, तो ये पड़ेगा तो 30 और ये पड़ेगा तो 60, 30 और 60 कितना हो गया 90। ठीक है, यानी वाह्य कोण क्या होता है, तो अभिमुख अंतः कोण का योगफल होता है, याद रखिएगा आप सभी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, y का मान ज्ञात करें। हरियाणा टेट 2020 में पूछा है, y का मान ज्ञात करें। ठीक है, देखिए यहाँ पे y कैसा कोण है बताइए, y जो है बाहर में बना है इसलिए y कोण है, और y के अभिमुख कौन सा है, तो अभिमुख मतलब इसके सामने इस पॉइंट से एक ये होगा और एक ये होगा इसके सामने। अभिमुख मतलब अपने सामने देखिए, तो 50 और 25 कितना हो जाएगा बताइए, 75 डिग्री हो जाएगा ना, तो y बराबर 75 डिग्री हो जाएगा। क्यों हुआ आप बता सकते हैं, क्योंकि फार्मूला कहता है कि वाह्य कोण जो होता है वह अपने अभिमुख, अभिमुख मतलब ये सामने के अंतः कोण के योगफल के बराबर होता है। मतलब 25 डिग्री और 50 डिग्री कितना हो जाएगा 75 डिग्री। राइट आंसर इसका 75 डिग्री हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे हमने लिख भी दिया है कि वाह्य कोण जो होता है अभिमुख अंतः कोण का योग होता है, इसलिए y बराबर 50 डिग्री प्लस 25 डिग्री। एक चीज़ बता दे रही है, आपका जेटेट 2016 में आया हुआ प्रश्न है यहाँ से, इसलिए आप 100% याद रखिएगा कि ये प्रश्न आपका एक किस्म से आएगा। आकृतियों स्थानीय समझ से लगभग 4 से 5 प्रश्न आते हैं, जिसमें एक प्रश्न आपका यहाँ से आ सकता है और आया हुआ भी था। ठीक है, अब देखिए दी गई आकृति में वाह्य कोण का मान ज्ञात कीजिए, लिख दिया है, यूपी टेट 2014 में पूछ दिया है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे तो क्या दिया है आपका, फिगर देख रहे हैं आप, x कैसा है बताइए, वाह्य कोण है, वाह्य कोण है और वाह्य कोण x है, x का मान बताना है। तो वाह्य कोण किसके बराबर होता है बताइए, तो इसके अभिमुख, तो अभिमुख एगो ई है और अभिमुख एगो ई है, इसके कोणों के योगफल के बराबर होता है। यानी 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री करना होगा, 60 और 80 कितना होगा 140 डिग्री होगा। यही इसका राइट आंसर होगा, यूपी टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है। क्लियर, 140A में है तो राइट आंसर इसका 140 होगा। चलिए अब इसको बताइए कि बिहार टेट में भी पूछ दिया। देखिए सब प्रश्न हम निकाल रहे हैं, दी गई आकृति में वाह्य कोण का मान ज्ञात करें, बिहार टेट 2014 का प्रश्न है। ठीक है, देखिए वाह्य कोण का मान निकालना है आपको, क्या वाह्य कोण का मान, तो यहाँ पर देखिए वाह्य कोण दिया है, यहाँ पर x होना चाहिए था, थोड़ा सा प्रश्न का दी गई आकृति में वाह्य कोण का मान यहाँ पर गलत हो गया है। x का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, x का मान क्या होगा वो आपको बतलाना है। ठीक है, अब देखिए x का मान बतलाना है तो क्या होगा बताइए, x का मान, तो x का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो वाह्य कोण किसके बराबर होता है बताइए, वाह्य कोण जो होता है अभिमुख अंतः कोण के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 130 डिग्री, वाह्य कोण 130 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा x प्लस 65 डिग्री, इसके बराबर होगा। अब देखिए 65 डिग्री को हम इधर ले लाएंगे तो 130 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा बताइए 65 डिग्री हो जाएगा, और बराबर इधर क्या बच जाएगा x बच गया। तो 130 में से 65 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए, 65 डिग्री ही बचेगा। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, 65 डिग्री ही इसका आंसर होगा। ठीक है, जिनको भी PDF मिला है वो PDF को सुधार लेंगे, वहाँ पर x कर लेंगे कि x का मान क्या होगा आपको बतलाना है। ठीक है, इस तरह से बना हुआ है, उसको कंप्लीट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये फिगर बना हुआ है इस तरह का, इसमें वाह्य कोण कितना है बताइए 150 डिग्री है, और x का मान क्या है आपको पूछा गया है। x का मान क्या है,
यहाँ पे 100 दिया है। ठीक, देखिए हम लोग किसी भी स्तर से बना सकते हैं ना। 150 डिग्री बराबर अगर यहाँ कुछ मान लें हम तो कर सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे आपको बनाना सबसे आसान कैसे होगा, तो ये रैखिक युग्म से, जैसे ये एक देख रहे हैं, ये रैखिक युग्म है। ठीक है, इस पे इस तरह का घिंचा हुआ है रैखिक युग्म। तो रैखिक युग्म पर कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का बनता है। तो 180 डिग्री का बनता है, तो अगर हम इसको इस तरह का तुलना करेंगे कि इस तरह का अगर ये फिगर है, इस तरह का फिगर है, जैसे ऐसे करके और ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, तो इतना पूरा 180 होगा, यानी x प्लस 150 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री बराबर 30 डिग्री। एक इससे बना सकते हैं, जहाँ रैखिक युग्म बनाता होगा वहाँ रैखिक युग्म से आप बना लीजिएगा, और जहाँ वाह्य कोण से आपको लगता है वाह्य कोण से भी आप बना सकते हैं। आंसर वही होगा, कोई अलग आपका नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम रैखिक युग्म से बना दिए हैं, आपका 30 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे ये आपका राजस्थान टेट 2016 में पूछा गया है, रीट 2016 का प्रश्न है। इसके आधार पर x का मान आपको बताना है कि x का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए x क्या है आपका, तो x आपका वाह्य कोण है। कौन सा कोण है, वाह्य कोण है। वाह्य कोण किसके बराबर होता है, तो इसके अभिमुख, तो x के अभिमुख ये जाएगा और एक ये जाएगा। इसके योगफल के बराबर होता है एक योगफल, तो 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। तो राइट आंसर इसका 120 डिग्री हो जाएगा, तो 120 इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए अब देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आया है आपको हरियाणा टेट 2018 में। वो प्रश्न क्या है आपका, देखिए तो फिगर आपके सामने है, 160 डिग्री दिया हुआ है, इसमें x का मान बताना है। ठीक है, तो हम y कोण से ही चलेंगे। ठीक है, y कोण किसके बराबर होता है, तो 160 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, y कोण के सम्मुख कौन कौन है, तो एगो ई है और एगो ई है, मतलब x है और 90 डिग्री, तो x प्लस 90 डिग्री हो जाएगा। अब 160 डिग्री माइनस 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, x होगा। 160 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए, 70 डिग्री। क्या होगा, 70 डिग्री बराबर x, यानी x बराबर 70 डिग्री। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा 70 डिग्री। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये पंजाब टेट 2014 में पूछ दिया गया। पंजाब टेट 2014 में पूछ दिया गया, क्या पूछा है आप देख लीजिए फिगर से। फिगर को बहुत अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा आप सभी को। देखिए ये बाहर जो कोण बना है ये वाह्य कोण है, तो वाह्य कोण कितना बताइए, 70 डिग्री है। और वाह्य कोण किसके बराबर होता है, तो इस पर बना है तो इसका छोड़ के 2 आता है, एक ही आता है, एक आता है, इसके सम्मुख योगफल होता है, तो x प्लस कितना हो जाएगा, 35 डिग्री हो जाएगा। अब 35 डिग्री को हम इधर ले जाएंगे तो 70 डिग्री पहले से है, अब 35 डिग्री को जब बाउंड्री पार करेंगे तो प्लस में 35 है तो माइनस 35 डिग्री हो जाएगा और x इधर ही बच जाएगा। ठीक है, 70 डिग्री में से 35 डिग्री घटाएंगे तो बताइए कितना आएगा, 35 डिग्री और बराबर x, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 35 डिग्री। राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। ठीक है, x बराबर 35 डिग्री, राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने इतने प्रश्न को लेकर के आया, इसका और भी पार्ट अभी आपका बचा हुआ है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आए हैं। तो देखिए हम आपको यहाँ पर पार्ट बाई पार्ट दे रहे हैं जिससे कि आपको एक दिन में ज़्यादा समझने में परेशानी नहीं हो, इसके लिए दे रहे हैं। तो हर एक पार्ट का अभी बन रहा है और उसके बाद आपको यहाँ पर एक ही पार्ट में सारा ज्यामितीय आकृति और स्थानिक समझ का संपूर्ण वीडियो, संपूर्ण क्लासेज आपको दी जाएगी, जहाँ पर आपका ज्यामितीय आकृति और स्थानिक समझ समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सी संख्या 5 से विभाज्य है, पंजाब टेट 2015 में पूछा था। 43 62 57 34 78 32 685, कौन सी संख्या इसमें से है जो 5 से विभाज्य है, आपको बतलाना है। ठीक है, देखिए आपको ये इस संख्या को बताने के लिए अगर आपको नियम नहीं पता तो आप क्या कीजिएगा बताइए, 43 62 है, इसमें 5 से चेक कीजिएगा। फिर 57 34 है, इसमें भी 5 से चेक कीजिएगा, और जो पूरी कटेगा उसको कहिए कि 5 से विभाज्य है। ठीक है, ये सिस्टम से चलिएगा तो आपको एक प्रश्न बनाने में 5 मिनट लग जाएगा, समय यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इसके लिए विभाज्यता का नियम है जिसको भाग का नियम हम लोग कहते हैं। ठीक है, भाग का नियम आपको याद रखना है। भाग का नियम यदि आप याद रखते हैं तो समझिए यहाँ से आपका ये प्रश्न सेकेंड में बनेगा। क्या बनेगा, सेकेंड में बनेगा, सेकेंड भर में आपको बन जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड भर में बनने के लिए आप क्या कीजिएगा, देखिए तो 5 का नियम याद रखिएगा, 5 से विभाजन का नियम, कितनों बड़ी संख्या हो, ट्रक से ट्रक भर का बड़ा भी प्रश्न हो, तो 5 से विभाजन का नियम कहता है कि आपको दी गई संख्या का केवल इकाई अंक देखना है। जैसे 3 2 6 5 4 है, इसमें इकाई अंक ये वाला हो गया, केवल इकाई अंक देखना है। अगर इकाई अंक 0 हो या 5 हो, 0 या 5 में से कोई एक हो, इकाई अंक केवल देखिएगा, 0 मिल जाए या 5 मिल जाए तो आप निधड़े से कह दीजिएगा कि यह संख्या 5 से
से विभाजित है, आपको इस तरह से भाग उग लगा के देखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इसमें कौन सी संख्या 5 से विभाज्य है, तो आप देख लीजिए। अगर ए का देखिएगा तो 63 62 दिया हो। ठीक है, इसमें इकाई अंक 2 है, 2 है, इसलिए ये जो है 5 से विभाजित नहीं होगा। 5 से विभाजन का नियम क्या कहता है कि वह संख्या का इकाई अंक 0 हो या 5 हो। तो यहाँ पर इकाई अंक क्या है, 2 है, तो ये नहीं होगा। अब देखिएगा बी में तो 57 34 इकाई अंक 4 है, तो ये भी विभाजित नहीं होगा। लेकिन सी नंबर का देखिएगा कि इकाई अंक क्या है, 5 है, इसलिए यह विभाजित होगा, क्योंकि 5 से वही विभाजित होगा जिसका इकाई अंक 0 मिल जाए या 5 कोई एक मिल जाए। ठीक है, इकाई अंक में आपको कोई एक मिल जाएगा, विभाजित होगा नहीं, राइट आंसर सी होगा। ठीक है, आपको उतना भाग लगा कर देखने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर। चलिए नीचे नियम भी हम देखिए आपके लिए यहाँ पर इंक्लूड कर दिए हैं। आंसर सी है। ट्रिक के रूप में यदि दी गई संख्या का इकाई अंक 0 या 5 में से कोई एक हो तो वह कितनी भी बड़ी संख्या हो 5 से विभाजित होगी। जैसे अब कहने का मतलब हम आपको दे दिए 7 8 6 4 5 और बोले कि यह संख्या 5 से विभाजित है कि नहीं, तो आपको अब ये भाग देने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ इकाई अंक देखिए, इकाई अंक 5 है या इकाई अंक 0 है, तो ये 5 से जाएगा, आप 100% ऐसे टिक करके निकल जाइएगा। ठीक है, चलिए नीचे फिर प्रश्न है, 5 से विभाज्य संख्या है, आपको बताना है कि 5 से विभाज्य संख्या कौन कौन है। इसमें एच टेट 2022 में, हरियाणा टेट में पूछा था। ठीक है, कौन कौन संख्या 5 से विभाजित है, ए बी सी या सभी। ठीक है, चलिए ए संख्या का हमको क्या देखना है बताइए। 5 के लिए इकाई अंक देखना है, ये इकाई अंक है, इकाई अंक 0 है, इसमें इकाई अंक क्या है 5 है, इसमें इकाई अंक क्या है 0 है, यानी राइट आंसर डी हो जाएगा सभी। यानी जिस संख्या का इकाई अंक 0 मिल जाए या 5 कोई भी मिल जाए तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है, इसलिए सभी में 0 या 5 है, तो इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से सभी संख्या 5 से विभाजित है क्योंकि सभी का इकाई अंक 0 या 5 में से कोई एक है। ठीक है, चलिए अब बार प्रश्न है कि 5 से विभाज्य संख्या इसमें नहीं है। आपको बताना है कि इसमें कौन सी संख्या 5 से विभाज्य संख्या नहीं है। यूपी टेट 2015 में पूछा था। ठीक है, कौन नहीं है सो बताना हमको। ठीक है, तो अब पहला ए को चेक करेंगे तो इसका इकाई अंक 5 है, इसलिए यह 5 से विभाजित है। अगर सी का चेक करेंगे तो इसका इकाई अंक 0 है, इसलिए ये भी 5 से विभाजित है। अगर डी का चेक करेंगे तो इसका इकाई अंक 5 है, ये भी 5 से विभाजित है। यानी अब बच गया हमारे पास ऑप्शन के रूप में बी, तो बी में देखिएगा 23 64 है, इकाई अंक 4 है, इसलिए 5 से विभाजित नहीं है। तो आपसे पूछा था कौन 5 से विभाज्य संख्या नहीं है, नहीं वाला, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका अंक 0 या 5 में से कोई नहीं है। आप एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल से पढ़ रहे हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया गया है, आप इस नंबर से भी संपर्क कर सकते हैं। बाकी एक और नंबर आपको दिया गया है पहले से 9631054226, इस पर भी संपर्क करके यहाँ से सारा PDF नोट्स लेकर के आप JCERT किताब का 100% पढ़ सकते हैं। एग्जाम के जाने से पहले सारे PDF को दे करके ही जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला, इनमें से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। ये CG टेट 2018 में पूछा गया है। 32 22 564 83 142 या सभी। ठीक है, कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। ठीक, अच्छा बताइए अभी हम लोग क्या करेंगे, अगर नियम नहीं पता है तो हम 32 22 में 6 से लगा कर देखेंगे। ठीक है, फिर 564 में भी 6 से भाग लगाएंगे और फिर 83 142 में भी 6 से लगाएंगे। यही करेंगे ना, क्योंकि आपको देखना तो सबको पड़ेगा। अब बताइए कितना समय जाएगा ना, नियम याद कर लीजिएगा। ठीक है, यदि दी गई संख्या 2 से भी कटे, याद रखिएगा इसमें 2 शर्त है, 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। ठीक है, 3 से भी कटे तो वह 6 से ऑटोमेटिक कटेगा। तो 2 और 3 का नियम आपको पता है। 2 वाला के लिए इकाई अंक का होना चाहिए सम संख्या, इकाई अंक यदि सम संख्या को 2 से कटेगा। और 3 के लिए क्या होता है, तो सबको जोड़ के देख लेना है कि 3 के पहाड़ में आता है कि नहीं, सबसे आसान है, वैसे चेक कर लीजिएगा। इसका पार्ट 2 वीडियो में आपको ये सारा चीज़ बता दिया गया है, 2 वाला है ना, यहाँ भी बता दिए। तो चलिए चेक करते हैं पहला को। किसको चेक करते हैं, पहला को। पहला हमारे पास है 32 22, तो ये तो ऑटोमेटिक 2 से कटेगा, 2 से कट गया। क्यों कट गया, क्योंकि सम संख्या है। अब 3 के लिए हम क्या करते हैं, तो जोड़ते हैं 3 + 2 + 2 + 2, 3 2 5 और 2 7 2 9, 9 3, 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो 2 और 3 दोनों से कट गया ना, इसलिए पहला 6 से विभाजित है। चलिए दूसरा का चेक कर लेते हैं। अब है 5 6 4, तो ये 2 से कट गया। क्यों कट गया, क्योंकि ये सम संख्या है। अब 3 के लिए तो 5 6 11 और 4 15, 15
में यहाँ पर 3 से लगाइएगा तो 3 × 5 = 15, कट गया कि नहीं कट गया। तो 2 से और 3 से दोनों से कट गया, यानी बी भी जो है विभाजित है। ठीक है, अब अगला है 8 3 1 4 2, इसको देखते हैं। तो ये 2 से तो ऑटोमेटिक कट गया, क्यों कट गया, क्योंकि ये सम संख्या है 2। और 3 के लिए हमको क्या करना है, तो 8 3 11 1 12 4 16 और 2 18, 18 में 3 से भाग लगाइए, 3 से 18 कट गया ना, इसलिए ये 3 से भी है। तो 2 और 3 दोनों से कट गया, इसलिए ये 6 से भी है। तो यानी इसमें क्या हुआ, ए भी 6 से विभाजित हो जाएगा, बी भी हो गया और सी भी हो गया। कितना जल्दी हम लोग चेक कर लिया ना। इसको आप नज़र और पलक झपकते कर सकते हैं। तो नियम को याद कर लीजिएगा, एक बार बना लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा, सब कुछ आपको बन जाएगा, बहुत ईजी वे में बन जाएगा। देखिए यहाँ पे ट्रिक या सूत्र हमने लिख दिया है कि दी गई संख्या यदि 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो दी गई संख्या 6 से विभाजित होगी, भाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। 2 का नियम है कि इकाई अंक केवल देखना है, और 3 का नियम है सबको जोड़ कर देखना है कि 3 से भाग लग रहा है कि नहीं। क्लियर है ना। चलिए 6 से विभाज्य संख्या है, बताइएगा जल्दी जल्दी। ये पंजाब टेट 2014 में पूछा गया था, 6 से विभाज्य संख्या कौन है। ठीक है, चलिए पहला को चेक करेंगे। तो 2 से चेक करेंगे, तो 2 से तो ये कट रहा है क्योंकि इकाई अंक सम संख्या है। 3 के लिए 7 3 10 3 13 और 2 15, 3 से भी कट गया क्योंकि 15 3 के पढ़ में आएगा। 3 और 2 दोनों से कट गया, इसलिए 6 से विभाजित है। क्लियर हो गया। चलिए अगला देखिएगा, 8 6 14 और 3 17, यही देख लीजिए कि 3 से नहीं कट रहा है, और ये 3 जो है ये विषम संख्या है, इसलिए 2 से भी नहीं कट रहा है, तो ये कैंसिल हो गया। इसका देखिएगा तो सबसे पहले 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए, तो 2 से 5 कभी नहीं कटेगा क्योंकि यह विषम संख्या है। तो ऐसे ही हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, चेक करके तुरंत इसका टिकिंग कर सकते हैं हम लोग। तो राइट आंसर इसका ये हो गया। क्लियर। चलिए अगला, 6 से विभाज्य संख्या नहीं है, आपको बताना है इसमें कौन सी संख्या 6 से विभाज्य नहीं है। क्लियर। सबसे पहले ए को चेक करते हैं। तो ये 2 से तो ऑटोमेटिक कट रहा है क्योंकि इकाई अंक सम संख्या है। 3 के लिए देखते हैं, तो 6 7 13 और 3 16 और 2 18, 18 3 के पहाड़ा में आता है, इसलिए 2 और 3 दोनों से कट गया, तो 6 से विभाज्य है। अगला देखेंगे तो 9 5 14 और 4 18, ये 3 से विभाज्य है। और देखेंगे 4, तो ये इकाई अंक सम संख्या है 2 से भी, यानी ये भी 6 से कटेगा। लेकिन ये देखिएगा तो ये 2 से नहीं कट रहा है शुरू बार, क्योंकि 2 से कौन संख्या कटती है, जो सम संख्या है, विषम संख्या 2 से नहीं कट रही है, इसलिए यह 6 से विभाजित नहीं है। हाँ, 2 से ही नहीं कटा तो 3 से कटेगा, उससे भी कोई मतलब हमको नहीं है। दोनों से कटेगा तब भी वो 6 से कटेगा। ठीक है, तो यही क्लियर होगा कि 6 से विभाजित नहीं है। आप इसको और भी जल्दी जल्दी जाँच कर सकते हैं, आपको जब हैबिट हो जाए तब। ठीक है, जितना स्पीड आप बढ़ाते हैं आपके लिए समय की बचत है, इसलिए जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इनमें से 8 से विभाजित संख्या है, बिहार टेट 2021 में पूछा गया था कि इनमें कौन संख्या 8 से विभाजित है। ठीक है, अब देखिए इतना अगर नियम नहीं याद रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, इसमें भी 8 से भाग लगाइए, इसमें भी एक बार चेक कीजिए और इसमें भी एक बार चेक कीजिए। अगर पूरी कटा तो विभाजित है, नहीं कटा तो नहीं विभाजित है। ठीक है, तो उतना बड़ा हम लोग को भाग देने की आवश्यकता नहीं है, तो भाग देते देते यहाँ समय 10 मिनट चला जाएगा। ठीक है, तो 8 का नियम क्या कहता है, 8 का नियम कहता है कि दी गई संख्या के सैकड़े तक की बनी हुई संख्या, सैकड़े मतलब इकाई दहाई और सैकड़े तक की बनी संख्या 104 है। अगर यह 8 से भाग लग जाता है तो कितनी भी बड़ी संख्या है उसमें 8 से भाग लगेगी। तो हमको अब आसान हो गया, सिर्फ 3 को संख्या लेके उसमें 8 से भाग लगा के देख लेना है। ठीक है, तो ये कितना बार में कटेगा, तो 8 एकम 8 3 24, 13 बार में कट गया ना। तो ये क्या है, आपका 8 से विभाजित है। चलिए नेक्स्ट को भी चेक करते हैं, 112 में 8 से देखते हैं, 3 को संख्या देना रहता है, तो 8 एकम 8 हो गया, 8 चौके 32, 14 बार में चला गया, इसलिए ये भी कट रहा है 8 से। चलिए अगला चेक करते हैं, 120, ये 3 संख्या देखना 120, इसमें भी 8 से देखेंगे, 8 एकम 8 8 5 40 से भी कट गया, यानी ए बी सी तीनों 8 से विभाजित है, यानी डी इसका आंसर होगा सभी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं कि दी गई ट्रिक में क्या है, 8 का नियम, दी गई संख्या कि सैकड़े तक की संख्या यदि 8 से विभाजित हो तो कितनी भी बड़ी संख्या होगी वो 8 से विभाजित हो जाएगी। सैकड़े तक की संख्या को सिर्फ देख लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मेंशन भी हमने कर दिया है कि इसमें देखिए सैकड़े तक की संख्या 104 है, इसमें सैकड़े तक की संख्या 112 है बी में, और सी में सैकड़े तक की संख्या जो है आपका 120 है। ठीक है, ये सभी को काटा, तो अभी हमने काट के दिखाया था आपको, कट गया था। 8 से विभाज्य संख्या है, यूटेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है। कौन सी संख्या है, आप चेक कीजिए, ए बी सी डी। ठीक है, चेक करते हैं। तो इसका 3 को संख्या हमको 8 के लिए देखना रहता है, 144 में 8 से लगाएंगे तो कितना होगा, 8 एकम 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बच गया 6 14 8 28 64। ठीक है, तो ये कट गया। ठीक है, ये कट गया आपका,
उसके बाद अगर बी देखेंगे 144 है, ठीक है। 144 को अगर 8 से हम लगाते हैं तो 8 एकम 8, 8 और 6 कितना होता है, 14 होता है, ठीक है। अब 8 और 6 14 और 8 28 64, ये कट गया। अगर इसको देखेंगे 128, तो 128 को हम देखेंगे किससे, 8 से देखेंगे। 128 को किससे देखेंगे, 8 से देखेंगे। 108 से जब हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 से 108 में तो एक बार में चला जाएगा और यहाँ बच जाएगा 4, 8 6 48, 16 हो जाएगा, ये भी कट जा रहा है। और 36 92 154 को देखेंगे तो 154 को देखना 8 से, तो कितना हो जाएगा बताइए, 8 से एक बार में जाएगा, आपका बचेगा 8 7 15 74, ये नहीं जाएगा, कोई नहीं, यानी यहाँ 2 गो ऑप्शन ये और ये सही आ जा रहा है, ठीक है। तो इसमें आप दोनों में से कोई एगो टिक कर सकते हैं। यहाँ पे बी को किया गया है, आप ए को भी कर सकते हैं, बना करके देख लेना की चीज़ है, ठीक है। चलिए अगला, 9 से विभाज्य संख्या है, आपको बताना है कि इसमें कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। ये पंजाब टेट 2017 का पूछा गया प्रश्न है कि कौन से इसमें से 9 से विभाज्य संख्या है, ठीक है। ए है, बी है, सी है या डी है, ठीक है। अगर नियम हमें मालूम होता है तो हम इसको सेकेंड में बना सकते हैं, नहीं मालूम है तो मिनट में जाएगा, ठीक है। तो 9 का नियम अगर नहीं मालूम होगा तो हम सभी को ऐसे करके देखेंगे कि कौन 9 से कट रहा है, कौन 9 से नहीं कट रहा है, ऐसे चेक करेंगे, लेकिन ऐसे चेक नहीं करना है, ठीक है। कैसे चेक करना है, तो 9 का नियम कहता है कि जो भी संख्या दिया गया है उसको जोड़िए। तो जोड़िएगा कैसे, तो पहला 3 + 2 + 5 + 8, ठीक है। 3 2 5, 5 10 और 8 18, ठीक है। 18 है ना, 18 में 9 से भाग लगाइए, अगर कट गया तो ये 9 से विभाजित है, तो कट गया, इसलिए ये 9 से विभाजित है। इसी तरह से बी को चेक कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 7 6 13, 13 5 18, 18 8 26 और 1 27, 27 में 9 से लगाइएगा तो 9 3 27, 3 आ गया, ठीक है। तो ये भी विभाजित है। चलिए अगला देखिएगा, 9 6 15, 5 20, 5 25 और 3 28 और 8, ठीक है। 28 8 36, 36 में 9 से लगाइएगा, 9 चौके 36, ये भी, यानी राइट आंसर डी इसका सभी हो जाएगा, ठीक है। ये पंजाब टेट 2017 का पूछा गया प्रश्न है, क्लियर। तो 9 का नियम देखिए, 9 का नियम हम आपके लिए यहाँ पे लिख दिए हैं, बाकी बना भी दिए हैं फर्स्ट बार। ट्रिक क्या कहता है कि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो तो दी गई संख्या 9 से विभाजित होगी, ठीक है। दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो तो दी गई संख्या 9 से विभाजित होगी, क्लियर हो गया है। चलिए देखिए यहाँ पे 3 2 5 8 ये है, तो इसको हम कर दिए हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह से बना हुआ है सारा चीज़, इसके पहले भी आपको बना करके हमने दिखा दिया है। तो ये राइट आंसर इसका डी था। किस आधार पर हुआ था, यहाँ पे देख लीजिएगा, जो पीडीएफ ले रहे हैं उनके लिए ऑलरेडी यहाँ पे सारा चीज़ बन के जा रहा है, आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, इसको सिर्फ रिपीट करने की और सुधार करने की आवश्यकता है। तो इसको आप तो अभी कोई पीडीएफ को लेकर के यहाँ से पढ़ के ही एग्जाम में जाएंगे। तो सभी को जो अभी तक नहीं ले पाए हैं, नहीं जुड़े हैं, जरूर जुड़िए, आपको सिर्फ 500 रुपये में ही तैयारी हो रही है, ठीक है। अगर मैथ का पीडीएफ केवल आपको चाहिए तो आप यहाँ से 200 रुपये में जो 7 टॉपिक है वो पूरे टॉपिक अब आपका कंप्लीट की ओर है, तो आप वहाँ से लेकर के पढ़ सकते हैं, ठीक है।